पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, बिहार में चुनाव है तो साम दाम दंड भेद सब कुछ बिहार में ही होना है। चाहे जिस मुद्दे को खड़ा किया जाए, चाहे जिस मुद्दे को लड़ा जाए, वह बिहार में ही देखने को मिलेगा और सभी के सभी बिहार रहेंगे। कौन बचा रहेगा जिसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास है और जिन्हें चुनाव लड़ना है। देखिए, वैसे तो बिहार के चुनाव के मामले में यह स्पष्ट है कि लड़ाई सीधे तौर पर एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच में है, लेकिन ग्रोक भी कहने लगा है कि प्रशांत किशोर किसका खेल बिगाड़ेंगे, किसका खेल बनाएंगे, यह पता नहीं, उनकी उपस्थिति होगी। लेकिन पिछले 2 दिनों में ओवैसी ने बिहार आकर, एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी ने बिहार आकर भूचाल ला दिया और ओवैसी के निशाने पर सीधे तौर पर तेजस्वी यादव, सीधे तौर पर इंडिया ब्लॉक है, राजद है, नीतीश कुमार भी निशाने पर है, लेकिन वह दूसरे पायदान के दुश्मनों में शामिल है। पहले पायदान पर तेजस्वी यादव हैं और सीमांचल में आपको पता ही है कि जिस तरीके से वहां अल्पसंख्यकों की आबादी है, किशनगंज में तो हिंदू से ज्यादा मुसलमान ही हैं, तो ओवैसी सीमांचल भी गए और भी जगह बोले हैं और कह रहे हैं, तेजस्वी यादव को चिता रहे हैं, आरजेडी से कह रहे हैं कि तुमने हमारे 4 छीने थे। मतलब 2020 में ओवैसी की पार्टी के 5 विधायकों ने जीत हासिल की थी, सभी के सभी सीमांचल में ही जीते थे, लेकिन उनमें से एक अख्तरुल ईमान को छोड़कर, जो एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष है, बाकी 4 आरजेडी के विधायक बन गए। मतलब पार्टी तोड़कर आरजेडी के साथ हो गए और यह तब हुआ था जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी और कहा जाता है कि तब इसमें नीतीश कुमार की भूमिका भी थी। तो वैसे चिता रहे हैं तेजस्वी यादव को, तुमने 4 छीना था, 2025 में हम 24 लेंगे और बर्बाद कर देना है। स्थिति ऐसी कर देनी है कि भीख मांगोगे, कटोरा लेकर इधर से उधर। तो इसके साथ ही ओवैसी ने उम्मीदवारों का ऐलान करना भी शुरू कर दिया है। अब सवाल यह पैदा होता है कि जब लड़ाई आमने सामने की है और वक्फ बिल के बाद जो गुलबंदी है, हम यह भी देख रहे हैं कि ओवैसी की सभाओं में भीड़ बड़ी जुटी है और हमने कमेंट बॉक्स में देखा, जब ओवैसी का भाषण चला, लाइव स्ट्रीम पर भी चला, तो उनके समर्थन में भी बिहार के मुसलमान बोल रहे हैं। तो कान तो खड़े हो जाने चाहिए तेजस्वी यादव के, क्योंकि वैसे भी आपको पता है कि सीमांचल में आरजेडी की स्थिति क्या है, किस तरीके से वहां कांग्रेस ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखती है, वहां पप्पू यादव मजबूत स्थिति में दिखते हैं। और आपने देखा कि अररिया में लोकसभा चुनाव के वक्त जब अररिया में मुसलमान और यादव एक हो जाएं, तो फिर वहां कोई दूसरा जीत ही नहीं सकता है। लेकिन चुनाव हार जाते हैं तस्लीमुद्दीन के बेटे, आरजेडी के प्रत्याशी, और जीतते हैं बीजेपी के प्रदीप कुमार सिंह, जो ईबीसी हैं। तो ऐसी स्थिति में जब ओवैसी का बिहार आगमन हो चुका है, आपने वह उपचुनाव भी देखा है, चाहे मुजफ्फरपुर का हो, चाहे गोपालगंज का हो। गोपालगंज में जब उपचुनाव हुआ तो एआईएमआईएम के प्रत्याशी को करीब 12,000 मत मिल गए थे और तब मोहन गुप्ता की जो हार हुई थी, उसके पीछे एआईएमआईएम की ताकत तो थी ही, तब जो शहाबुद्दीन की फैमिली थी वह भी तेजस्वी यादव से नाराज चल रही थी। और कहा जाता है कि गोपालगंज के उपचुनाव के 2 दिन पहले शहाबुद्दीन की फैमिली ने वहां संदेशा दे दिया था, लेकिन तेजस्वी यादव ने अब शहाबुद्दीन की फैमिली के साथ अपने रिश्ते को ठीक किया है। तो इधर तो कुछ बात बन सकती है, लेकिन सीमांचल, कोसी और उधर चंपारण, आपके इलाके में भी, ढाका में भी प्रत्याशी खड़े कर रहे हैं। तो क्या ओवैसी कुछ कर पाएंगे और ओवैसी से कैसे बच पाएंगे तेजस्वी यादव? इंडिया ब्लॉक को किस तरीके की सावधानियां बरतनी चाहिए, इन दोनों विषयों पर आज चर्चा करेंगे। अजीत जी, आगे आपकी टिप्पणी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, सबसे पहले तो इस बात ये समझने की जरूरत है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का क्या आधार है बिहार में। जी।
अगर आप देखें 2-3 चुनावों को, तो उनका कोई खास आधार नहीं है बिहार में, उनको कोई खास समर्थन नहीं है। जी उनके साथ पूरे देश में एक फिनोमेनन टाइप से है कि वो जहाँ जाते हैं वहाँ भीड़ जुटती है। नौजवान मुस्लिम जो हैं, मुस्लिम जो लड़के हैं जो चाहते हैं, या ऐसे भी लोग जो चाहते हैं कि हमारा रहनुमा कोई मुस्लिम ही हो। आमतौर बिल्कुल पर हम लोगों ने देखा है यही कि हिंदुस्तान में मुस्लिम जो जमात है उसका रहनुमा कोई ना कोई हिंदू ही होता है। चाहे जी पहले कांग्रेस पार्टी रही, इंदिरा गांधी और तमाम लोग रहे, या लालू यादव को देखिए, अब तेजस्वी यादव को देखिए, मुलायम सिंह यादव को, या अखिलेश यादव को देखिए, शरद पवार को देखिए, ये सब मुस्लिमों के रहनुमा हिंदू ही रहे हैं। तो जो जी एक वर्ग है जो चाहता है कि उनका रहनुमा मुसलमान नेता हो कोई, वो हम्म, असदुद्दीन ओवैसी में अपना फ्यूचर देखता है। वो देखता है कि ये लीडर है भविष्य के, और बिल्कुल हैं ओवैसी हम्म, बहुत ही अच्छे नेता हैं, बहुत ही अच्छे वक्ता हैं। उनको आप संसद में बोलते हुए सुनिए, एकदम बहुत ही अच्छा लगता है जब वो तथ्यों के साथ अपनी बात रखते हैं नहीं, और पार्लियामेंट पहलगाम के बाद उन्होंने जो बोला, उन्होंने में। हिंदुओं का भी वही दिल जीत लिया, उन्होंने वही हिंदुओं का भी दिल जीत लिया। हाँ, दिल जीता उन्होंने। जो जी उनका भाषण था, जो उन्होंने बिलावल भुट्टो को कहा, बिलावल भुट्टो को याद दिलाया कि तुम्हारी माँ की हत्या आतंकवादियों ने की थी। जी तो वो इतिहास उन्होंने पढ़ा है, उनको समकालीन राजनीति की बातें पता है, और वो मैनूवरिंग जानते हैं कि कैसे लोगों को मोड़ा जाता है। जी उन्होंने अपनी पार्टी का आधार, जो पार्टी किसी समय सिर्फ हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की पार्टी होती थी, उसको उन्होंने अखिल भारतीय विस्तार दिया। उस पार्टी को उन्होंने, एक समय उनके काउंसलर जीतते हैं महाराष्ट्र में, पिछली बार तो उनका एमपी भी जीत गया था 2019 में, लेकिन हार गए, इस बार नहीं जीत सके 24 में, चूंकि वहां पोलराइजेशन बहुत ज्यादा हुआ। तो उनके जो औरंगाबाद, जिसका नाम अब संभाजी नगर हो गया, वहां से जी उनके उम्मीदवार नहीं जीत सके, पिछली बार जीते हुए थे। हम्म, तो वो उन्होंने पार्टी का आधार फैलाया है, पूरे देश में वो चुनाव लड़ते हैं, लोग उनको सुनने आते हैं। लेकिन अगर एक राजनीतिक दल के का वोट आधार अगर आप देखेंगे तो वो नहीं है, उनका कहीं नहीं है। उनको जी कुछ संयोग से, कुछ उम्मीदवार के दम पर, कुछ दूसरी पार्टियों में बिखराव के आधार पर चुनाव जीतते हैं, वो अलग चीज है। बिल्कुल अभी दो आंकड़े हम आपको बताते हैं जो बिहार चुनाव से रिलेटेड हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में उनको 5 सीटें मिली थी। जी वो उन्होंने एक गठबंधन बना करके वो चुनाव लड़े थे। आपको भी पता होगा कि जी ग्रेट डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस, कुछ जीडीएसी बिल्कुल, टाइप जिसमें का, उपेंद्र कुशवाहा और जीडीएसए तमाम टाइप लोग का थे। एक, जी हाँ, बहुजन समाज पार्टी भी थी, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी थी, और सुहेल देव राज की जो पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, ये सब भी पार्टियां थी, उसमें 6 बिल्कुल पार्टियां थी। उसके उस गठबंधन को से ये चुनाव लड़े थे 20 सीटों पर, जी जनाब ओवैसी साहब। तो हम्म, 20 सीटों में वो 5 जीते, और ओवरऑल वोट में उनको 1.24% वोट आया था। हम्म, तो ये ठीक ठाक वोट था, चूंकि बाकी किसी को कुछ मिला नहीं। कुछ 70 हम्म, 70 77 सीटों पर बसपा चुनाव लड़ी, तो सिर्फ एक जीते थे, जमा खान, जो बाद में बिल्कुल चले गए जनता दल यू में। जेडीयू में। इनके 5 जी में से 4 विधायक चले गए आरजेडी में, और हम्म, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का ही मर्जर हो गया जनता दल में। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी नई पार्टी अलग बनाई, लेकिन उस समय जो गठबंधन था वो ऐसे बिखर गया। बिल्कुल 1.24% पर हमारा जोर इसलिए है क्योंकि उसके पहले के चुनाव में 2015 में जब जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब चुनाव लड़े बिहार में, तो 6 सीटों पर चुनाव लड़े थे, हम्म, और उनको 0.20% वोट आया था। अच्छा 0.20% वोट आया था, 6 सीटों पर वो लड़े थे। टोटल अगर हम ध्यान करें, याद करें आंकड़ा, हमको जहां तक ध्यान आ रहा है, 80,000 के करीब उनको वोट आया था 6 उम्मीदवारों को। सोचो जी 0.20%। जी फिर अगली बार जब वो अलायंस में लड़े तो 1.24% वोट आया। ये हम्म, मानने की उन्होंने, उनको ऐसा लगा कि ये सारा वोट हमारा है, हमको हम्म, मुसलमानों ने वोट दिया है, दिया जी मुसलमानों ने वोट उनको। लेकिन उसमें जितना भी परसेंटेज वोट हो, वो मायावती का भी वोट था, बहुजन समाज पार्टी का, और उनको उपेंद्र कुशवाहा का भी वोट था। उनको एक अलायंस का वोट मिला था। बिल्कुल क्योंकि हम ये ध्यान इसलिए दिला रहे हैं क्योंकि पहली बार जब आप 6 सीट लड़े थे अपने दम पर, तो 0.20% वोट आया था, 80,000 बिल्कुल वोट आया था। और दूसरी बार बिल्कुल जब आप अलायंस में लड़े तो 5.25 लाख वोट आया आपको, हम्म, 20 सीट लड़े थे आप। तो ये फर्क है। इसका मतलब कि अपना आधार नहीं है, कोई हम्म, गठबंधन हो, किसी का समर्थन हो, तो कुछ वोट आपके साथ जुड़ जाएगा, या फिर वोटों का बिखराव हो तो कुछ वोट आपको मिल जाएंगे, जी जो हम लोगों ने देखा है। पहली बात तो ये है। हम्म, दूसरी बात जो हम कहना चाहेंगे इस मामले में, जो आपने कहा कि वो ऐसी जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उसके इम्पैक्ट को, पहले इम्पैक्ट को ही असेसमेंट करते हैं, बाद बिल्कुल में बाकी बिल्कुल यादव वाली बात पर आएंगे हम लोग। जी पिछली बार तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। जी घोषित था कि मुख्यमंत्री अगर एनडीए जीतता है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। हम्म, पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं ज्ञानेश्वर जी, बिहार का मुसलमान नीतीश कुमार से भय नहीं खाता है, नीतीश नहीं कुमार से खाता उसको कोई भय बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बल्कि वो बिल्कुल नीतीश कुमार को अपना मानता है, नेता मानता है, और ये यकीन करता है कि नीतीश कुमार सबके हैं तो सबके लिए काम करते हैं। और बिल्कुल वो नीतीश कुमार करते भी रहे सबके लिए काम, और मुसलमान कई जगह उनको वोट भी देता रहा है। तो हम्म, जब नीतीश कुमार सीएम के दावेदार के तौर पर चुनाव लड़ते हैं,
तो मुस्लिम थोड़ा कॉम्प्लिसेंट हो जाता है, थोड़ा लापरवाह हो जाता है, वो पोलराइज नहीं होता है, उसका वोट बिखरता है, उसका वोट कुछ ओवैसी को चला गया, कुछ बसपा को चला जाएगा, कुछ निर्दलीय को चला जाएगा, वो वोट बंटता है उसको, क्योंकि उसको खतरा नहीं महसूस होता है, उसको ये खतरा नहीं लगता है कि बीजेपी जीत रही है या बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बनेगा। इस बार इसका फायदा मिला था पिछली बार ओवैसी की पार्टी को, एमआईएम को इसका फायदा मिला था, और उनको कुछ वोट मुसलमानों का मिला था, क्योंकि उनको ये भय नहीं था कि कोई बीजेपी जीतने जा रही है, यहाँ बनेंगे तो नीतीश कुमार। इस बार एक मैसेज है ग्राउंड लेवल तक ज्ञानेश्वर जी, कि अगर इस बार एनडीए जीतती है तो बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। बिल्कुल नीतीश है, कुमार मैसेज है, नहीं होने जा रहे हैं, ये बात भी तय है। एक मैसेज ये है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होने जा रहे हैं, उनकी मानसिक शारीरिक अवस्था ऐसी नहीं है, एनडीए की तरफ से प्रोजेक्ट भी नहीं किया जा रहा है, और दूसरे एनडीए जीतेगी तो बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। तो बीजेपी का मुख्यमंत्री भय पैदा करता है, बीजेपी का मुख्यमंत्री पोलराइज कराता है वोट को। तो पिछली बार अगले जो चेंज है वो एक चेंज ही है, पहला चेंज कि वो कोई अलायंस नहीं है, कोई बसपा और उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ नहीं है, तो वो उस 2015 वाली स्थिति में है जब 0.20 वोट आया था, 0.20%। दूसरा ये है कि इस बार हाईली पोलराइज्ड इलेक्शन होगा, जिसमें मुस्लिम वोट नहीं बंटना है इस चिंता में कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, जो बिहार में आज तक नहीं हुआ है। तीसरी बात यह है कि 2014 में नरेंद्र मोदी के उभार के बाद देश की पॉलिटिक्स में एक फेनोमेनन के तौर पर असदुद्दीन ओवैसी भी उभरे थे। उनको एक नेता के कंट्रास्ट के तौर पर देखा जा रहा था। मुस्लिम जमात ये महसूस कर रही थी, समाज महसूस कर रहा था कि हमको एक नेता की जरूरत है। ओवैसी उस जगह को फुलफिल कर रहे थे। तभी आप देखिए 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद अगले 5 साल में जो फेनोमेनल ग्रोथ हुआ उनकी पार्टी नगर निगम जीतने लगी महाराष्ट्र में, उनकी मुंबई में उनकी पार्टी का एमपी जीतने लगा, उनकी पार्टी का एमएलए जीत गया महाराष्ट्र में, उनकी पार्टी का एमएलए बिहार में जीत गया। तो एक तरह से उनका अच्छे दिन आए, उनके नरेंद्र मोदी के आने के बाद उनके अच्छे दिन आए। लेकिन 2019-20 के बाद फिर वापस ढलान शुरू हो गया, फिर वापसी शुरू हो गई, क्योंकि नरेंद्र मोदी के बीजेपी के खिलाफ सेकुलर फोर्सेज का पोलराइजेशन पहले से ज्यादा होने लगा। उनका एक मजबूत गठबंधन इंडिया ब्लॉक के रूप में सामने आ गया, तो मुसलमान को एक विकल्प मिल गया। ये समझ में आ गया कि इंडिविजुअल कोई आदमी नहीं टक्कर दे सकता है, पहली प्राथमिकता चुनाव हराने की है बीजेपी को। तो इंडिया ब्लॉक का गठन जो है वो गठन ओवैसी की पार्टी के लिए एक झटका है, बड़ा झटका है, और उस झटके को वो झटका बिहार में भी लगेगा, क्योंकि इंडिया ब्लॉक यहाँ एकजुट होकर के लड़ेगा। अब इंडिया ब्लॉक की एकजुटता पर हम लोग बाद में आएंगे, जब आपने कहा है करेंगे। लेकिन ये 3 कारण है, ये 3 फैक्टर है। अलायंस नहीं है, मुसलमान इस बार आशंकित है बीजेपी की सरकार बनने से, और तीसरा इंडिया ब्लॉक बहुत मजबूती से एक बड़ा गठबंधन बना करके चुनाव लड़ रहा है। इसलिए चाहे वो जितनी मेहनत करे, वो जितने बड़े बोल बोले, बड़े बोल सब नेता बोलते हैं, बोलने में कोई दिक्कत थोड़े है। आप वचनवीर होते हैं नेता, तो कुछ भी करते हैं, तो वो बोल रहे हैं, बड़े बोल रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं। जमीनी स्तर पर इस बार उनकी पार्टी कोई बहुत खास प्रदर्शन नहीं करने जा रही है। सीमांचल के इलाके में भी पिछली बार वाला प्रदर्शन तो नहीं ही दोहराने जा रही है, चाहे आप जितनी मेहनत करें। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि आप जीतेंगे नहीं तो कितना कुछ नुकसान कर सकते हैं। बिल्कुल कितना हरा देंगे आप, कितना हरा देंगे आप। हाँ, वो ये बात जो उन्होंने कही कि हम 24 छीनेंगे, तो कई बार ऐसा होता है कि नेता खुद जीतने के लिए नहीं लड़े, जब स्थितियां ऐसी हो तो वो हराने के लिए चुनाव लड़े। तो अगर उस मोड में जाएंगे तो उसके भी 2 पहलू हैं। मुस्लिम अगर इस मैसेज को समझता है कि अगर ये हराने के लिए आए हैं सेकुलर फोर्सेज को, तो दिक्कत होगी उनको। इसके बावजूद उनका कैंडिडेट जो होगा, अगर उसमें एक बात अब वहीं आ गई है कि अगर इंडिया ब्लॉक एकजुट नहीं रहता है, इंडिया ब्लॉक को बिखराव रहता है, इंडिया ब्लॉक में ऊपर से आप तालमेल बना लेते हैं, अंदर से एकजुटता नहीं बनती है, आप में समन्वय नहीं बनता है तमाम फोर्सेज में, तब फिर वो ऐसी के लिए मौका बन जाएगा कि वो आपको हरवा दे। इसका फायदा हो सकता है कुछ जेडीयू को मिले, कुछ बीजेपी को मिले। वो फिर वो देखने वाली बात होगी कि किसका कैसे कैंडिडेट आता है। जब आपने कहा ना कि सीमांचल की क्या स्थिति है आरजेडी की, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि सीमांचल कोई बीजेपी आरजेडी के लिए कोई बहुत मजबूत इलाका नहीं रह गया है। नहीं, सीमांचल में आप यदि आरजेडी के किसी नेता का पता करेंगे, किसका नाम आप लेंगे? तस्लीमुद्दीन रहे नहीं, पप्पू यादव से अब आपके रिश्ते हैं नहीं, और देखिए आप कोसी में भी आप देख लीजिए, कोसी और सीमांचल दोनों को जोड़ लीजिए तो आरजेडी के बड़े नेता दिखते नहीं। तस्लीमुद्दीन के परिवार में अब देखिए दोनों ही भाइयों में झगड़ा है, सरफराज और शाहनवाज में। तो आपकी उपस्थिति और आपसे ज्यादा मजबूत स्थिति में सीमांचल में कांग्रेस है, इसलिए पप्पू यादव ने कहा था कि कांग्रेस को अधिक सीटें लेनी चाहिए सीमांचल में। तो यह बड़ी बात है कि देखिए, यदि ओवैसी कह रहे हैं कि आपको बर्बाद कर देंगे
और हम बार बार कहते हैं कि 70% सीटें ऐसी है जहां 5,000 से 12,000 में नतीजे आते हैं। तो फिर उम्मीदवार भी तय करते हैं। उम्मीदवार तो ऐसे हो ही जाते हैं जिनके निजी संबंध, जिनके रिश्तेदारी 5,000 वोट 7,000 वोट ले आए, तो फिर जो आपने कहा कि जेडीयू और बीजेपी के लिए राह आसान हो जाएगी है? और तो इसलिए इंडिया अलायंस में और जिस तरीके की खींचतान आपको दिखाई पड़ रही है, अभी इसी पर बाबेला मचा हुआ है कि जो कल बैठक हुई उसमें सिर्फ तेजस्वी यादव की ही तस्वीर क्यों लगी थी। कल के बैठक के आयोजक मुकेश सहनी थे, हैं? तो तस्वीर सिर्फ तेजस्वी यादव की लगी, बाकी के चुनाव चिन्ह लगे हुए थे। इसलिए इंडिया अलायंस की एकजुटता यदि कहीं गड़बड़ होती है, सारे समीकरण नहीं साधे जाते हैं, तो फिर ओवैसी काम बर्बाद कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं ज्ञानेश्वर जी, ये फैक्टर है जिसको हमने कहा। दूसरा पहलू यही है, और सीमांचल में कुछ सीटें तो ऐसी हैं, आप जानते हैं उन सीटों के बारे में, जहां 60% 70% तक मुस्लिम वोट है। बिल्कुल तो बिल्कुल वहां भी मुसलमान रिलैक्स रहता है कि या तो हमारा जीतेगा, नहीं तो ओवैसी का जीतेगा। मतलब अगर या तो आरजेडी हमारा ही जीतेगा, ये मुसलमानों के मन में ये भाव रहता है, हमारा ही जीतेगा, या तो ओवैसी की पार्टी से जीते, या आरजेडी से जीते, या कांग्रेस से जीते, किसी से जीते। मान लीजिए जिन सीटों पर 75% 70% मुस्लिम वोट है, तो वहां भी थोड़ा कॉम्प्लिसेंट होकर के मुसलमान वोट करता है, उसमें इनरोड करते हैं। जनरली उन्हीं सीटों पर वो ओवैसी की पार्टी चुनाव जीतती है। हम लोग देखे हुए पिछली बार भी जो सीटें आई उनकी 2 किशनगंज में, 2 पूर्णिया में और 1 अररिया। तो उसी इलाके में वहां अगर उस इलाके में ऐसा होता है, ऐसा पोलराइजेशन अपने फायरी स्पीच के दम पर, अपने भाषण से, अपने को विक्टिम बता करके कि हमारी पार्टी तोड़ी के खत्म किया, कि अगर वो कुछ नुकसान पहुंचाते हैं तो वो एक नुकसान बड़ा होगा, और उस नुकसान को की भरपाई तभी हो सकती है जब एनडीए इंडिया ब्लॉक में कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, आरजेडी में, कांग्रेस में, और उससे भी ज्यादा पप्पू यादव के साथ कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। क्योंकि पप्पू यादव वहां एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हम कह सकते हैं कि कोशी और सीमांचल दोनों जगह एक्स फैक्टर है। अगर वो साथ जुड़ गए तो फिर जो थोड़ा बहुत 5% 10% वोट का इधर उधर होगा, उसकी भरपाई वो कर देंगे, अपने दम पर कर देंगे। और वो मुसलमान वोट से नहीं करेंगे, वो अपने हिंदू वोट से करेंगे, अपने निजी समर्थकों के वोट से कर देंगे। तो चूंकि उस इलाके में यादव वोट 2024 में इस बात की गवाही दी ना कि आरजेडी का उम्मीदवार, इंडिया ब्लॉक का उम्मीदवार होते हुए पूर्णिया के यादवों ने और पूर्णिया के मुसलमानों ने तेजस्वी यादव का साथ छोड़ दिया, और तेजस्वी यादव स्वयं और उनके 40 विधायक वहां कई दिनों तक कैंप करते रहे। इसके बाद भी आरजेडी की उम्मीदवार बीमा भारती की जमानत जब्त हो गई। जमानत जब्त हो गई उनकी। और फिर उसके बाद जब रुपौली का विधानसभा चुनाव हुआ, तब भी हम लोगों ने देखा कि वो आरजेडी की तो स्थिति वही रही, इंडिया ब्लॉक की स्थिति वही रही। बिल्कुल। उस कोशी और सीमांचल दोनों इलाकों में मुस्लिम बड़ी ताकत है, उसके बाद यादव भी बड़ी ताकत है, उसके बाद अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं जो ताकत जेडीयू बीजेपी की है। तो वो वोट पोलराइज होकर के, जैसे हम लोग लोकसभा चुनाव में चर्चा करते हुए कई बार आपने भी कहा, हम लोगों ने देखा उसको कि भाई यादव राष्ट्रवादी हो जाता है जब वोटिंग की बारी आती है सीमांचल के इलाके में। तो क्योंकि वो एक फैक्टर दिखता है उन लोगों को। लोकसभा चुनाव नहीं है, विधानसभा का चुनाव है, और यादव इस बार इस तरह से एकजुट होंगे कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन पप्पू यादव तो धरती पुत्र हैं, पप्पू यादव धरती पुत्र हैं वहां के, और वो कोशी और सीमांचल में बहुत बहुत मजबूत असर रखते हैं। तो इसलिए हमने कहा कांग्रेस जितना महत्वपूर्ण है, उतने ही महत्वपूर्ण पप्पू यादव इंडिविजुअल रूप से हैं इंडिया ब्लॉक के लिए। बिल्कुल उनको साथ में रखना। अगर वो नाराज है तेजस्वी के साथ, क्यों नहीं, हम लोग 10 बार चर्चा कर चुके हैं ज्ञानेश्वर जी, क्यों नहीं आउटरीच कर रहे हैं तेजस्वी यादव। और आज भी हमने देखा लाइव सीरीज पर ही इंटरव्यू पप्पू यादव का आलोक ने किया है कि पप्पू यादव ने कहा कि यदि कांग्रेस कहे तो हम सांसद ही छोड़ देंगे, एमएलए का चुनाव लड़ लेंगे, कांग्रेस की हर बात। लेकिन एक बात मुझे और भी लगी कि जो पप्पू यादव को अभी नहीं कहना चाहिए था, यदि उन्हें इंडिया ब्लॉक के साथ चलना है, उन्होंने कहा कि आरजेडी लखेरों की पार्टी है। तो ऐसी बातों से भी बचना चाहिए इस वक्त में। और पप्पू यादव यदि नहीं जुड़े तो क्या होगा। और जो आप अलायंस की बात कर रहे थे, यदि पप्पू यादव को तेजस्वी यादव ने जिद पर छोड़ ही दिया और फिर उपेंद्र कुशवाहा ओवैसी की तरह पप्पू यादव ओवैसी का समीकरण एक हो गया, तो तब क्या होगा। ये हाइपोथेटिकल ही है, लेकिन इन पर भी विचार किया जाना चाहिए। नहीं करना चाहिए। पॉलिटिक्स में कुछ भी पॉलिटिक्स में आप किसी चीज को मतलब रूल आउट नहीं कर सकते हैं, किसी भी चीज को। कोई भी अलायंस संभव है, वो हो सकता है, कोई भी अलायंस हो सकता है। और ये जो बात उन्होंने कही, अब इससे पप्पू यादव का फ्रस्ट्रेशन समझिए आप इस बात से। उन्होंने भाई ऐसे तो है नहीं कि अचानक उठे और ये बात कह दी। हम आप देख रहे हैं कि कितने महीनों से वो ट्राई कर रहे हैं कि भाई जो अलायंस की बातें हो रही है उसमें उनको एडजस्ट किया जाए।
जी अभी आज जब बैठकें हो रही हैं, 3 बैठक हो गई, तो क्यों नहीं उनको बुलाना जरूरी समझा गया? भाई 20-20 बिल्कुल। नेता बैठक में शामिल होते हैं, हम्म। उसमें 1-2 नेताओं को छोड़ दें, तो बाकी किस नेता की हैसियत पप्पू यादव जितनी है? बिल्कुल। जो 20 नेता मीटिंग में बैठे हुए थे, हम उसमें तेजस्वी यादव को और मुकेश सहनी को छोड़ दें, दीपांकर भट्टाचार्य को छोड़ दें, तो किस नेता की हैसियत है जो जितनी सीटों पर पप्पू यादव असर डाल सकते हैं, उतनी सीटों पर वो असर डाल सके? बिल्कुल तो बिल्कुल। आप क्यों नहीं बुलाते हैं, क्यों नहीं बिठाते हैं? आप अगर वो एसोसिएट मेंबर है कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है कि उनको बैठक में बुलाए, तेजस्वी यादव के साथ उनका तालमेल बनवाए, तेजस्वी यादव को ये बात समझाए कि आप आउटरीच करिए पप्पू यादव तक, जैसे आपने आउटरीच किया सिवान में शहाबुद्दीन की फैमिली तक, आपने अपनी तरफ से आप 1 कदम आगे तो बढ़िए, 2 कदम आगे बढ़िए, वो भी 2 कदम आगे बढ़ के आपसे मिलेंगे। अभी आपको मुख्यमंत्री बनना है, जी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है, पप्पू यादव को थोड़े मुख्यमंत्री बनने के लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं। अगर बिल्कुल। उन्होंने कहा भी कि हम असेंबली का चुनाव लड़ेंगे, तो मुख्यमंत्री बनना तो उनकी मंशा नहीं है उसमें। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल। ये फिर आप सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी रहेगी, सबसे ज्यादा सीटों पर आरजेडी लड़ेगी चुनाव, दोनों अलायंस में कोई अलायंस, जी दोनों अलायंस में एक अगर उनकी पार्टी को छोड़ दीजिए तो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर, तो शायद कोई पार्टी उतनी सीटों पर नहीं लड़ेगी जितनी सीटों पर आरजेडी लड़ेगी। तो फिर जब आपको सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ना है अलायंस में, आपको जीतना है, मुख्यमंत्री बनना है, आपकी पार्टी सबसे आगे है, तो आप ही मनाएंगे ना लोगों को, आप ही साथ छोड़ेंगे ना बिल्कुल तमाम लोगों को, आप अपना बिल्कुल। नुकसान नहीं कर सकते। ये हम्म, तेजस्वी यादव के लिए है, ये नसीहत उनको हम लोग पहले भी कहे हुए हैं कि जिसको मुख्यमंत्री बनना है वो पहल करता है। आज हम्म, सारी मेहनत अगर बिहार में बीजेपी करती दिख रही है, तो इसलिए कर रही है क्योंकि उसको अपनी सरकार बनानी है, अपना नेता मुख्यमंत्री बनाना है, उसको उसको लग रहा है कि ये अवसर है कि जेडीयू की ताकत घट रही है, नीतीश कुमार अब हाशिए में जा रहे हैं, तो हमको वो जगह लेनी है। नहीं तो नहीं, इसके आप कह रहे लिए हैं बीजेपी की मेहनत की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं दिल्ली में बीजेपी के नेताओं से भी लगातार मिल रहा था, और जो चर्चाएं थी, बीजेपी पसमानदा मुसलमानों को बिल्कुल लक्ष्य कर रही है कि उन्हें छोड़ना नहीं है, और उनके भेजे में यह बात बैठाने की कोशिश की जा रही। होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, कि देखिए, ये वक्फ बोर्ड वालों ने जो संपत्ति लूट कर रखी है, वह संपत्ति जब्त कर आपके बीच ही बांटी जाएगी। तो पसमानदा मुसलमानों पर बीजेपी काम कर रही है, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। लेकिन दूसरी बात, जब हम पप्पू यादव के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो एक जानकारी यह है कि कांग्रेस से कुछ सिग्नल्स मिले हैं। पप्पू यादव ने कल पटना में अपनी पुरानी पार्टी, जिसका विलय उन्होंने कभी कांग्रेस में कर दिया था, जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक, उसके पुराने पदाधिकारियों की बैठक बुलाई थी। और कहा जाता है कि इसके पीछे जो उद्देश्य था वह यह कि कांग्रेस का सिग्नल है कि पप्पू यादव से कहा गया कि आप किन किन लोगों को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, अपने लोगों को उनकी सूची हमें दीजिए, ताकि हम पहले आपस में विचार कर लें आरजेडी के साथ, वैकेंसी बनती है नहीं बनती है। तो पप्पू यादव ने भी एक सूची बनाने का काम प्रारंभ शायद किया है, यह जानकारी है अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये बहुत ही अच्छी पहल है कांग्रेस पार्टी की, लेकिन जी हमारा हमारा इस मामले में सबमिशन ये हमारी बात ये, हमारा अपना आकलन ये है कि जी। अब पर्दे के पीछे से आप पप्पू यादव से डील मत करिए। पप्पू यादव से आप कोई कोई गोपनीय डील थोड़े कर रहे हैं, आप कोई देश बिल्कुल। बेचने का सौदा करना है क्या? चुनाव लड़ना है साथ में मिलकर के, तो क्या पर्दे के पीछे से कर रहे हैं? सामने बिठा के करिए। जनता के बीच में मैसेज जाना सबसे जरूरी है। अब तो 4-5 जी महीने रह गए, तो कब मैसेज भेजिएगा? पप्पू बिल्कुल यादव के समर्थकों में हर जाति, हर वर्ग के लोग हैं, हर समाज के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं, और उनके बीच अगर ये मैसेज बन रहा है कि पप्पू यादव को अपमानित किया जा रहा है, उनको वो जो जगह डिजर्व करते हैं वो जगह नहीं दिया जा रहा है, तो फिर ये ठीक अच्छी बात नहीं होगी अलायंस के लिए। तो ये बिल्कुल। डील अगर करनी है तो पप्पू यादव को सामने ले आकर के पर्दे के सामने से कांग्रेस को ये डील करनी चाहिए। कोई ढकी छिपी डील करने की जरूरत नहीं है। आप सामने से डील करें, उनको एक जिम्मेदारी दें, उनको कैंपेन में लगाएं, उनके लोगों को आगे, उनके लोगों के की मदद ली जाए। उनके पास जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, पिछला हर गांव-गांव में उसकी मदद लीजिए। मतलब ये काम तेजस्वी यादव को भी करना चाहिए, कांग्रेस को भी करना चाहिए। पहले की ये तस्वीर तो कम से कम साथ साथ आ जाए मुस्कुराती हुई, तस्वीर ताकि सामने लगे आए कि ना। हाँ, सब कुछ खटास खत्म हो गया, सब हाँ कुछ भाई, खटास तस्वीर खत्म। सामने आनी चाहिए। अभी तस्वीर सामने आनी चाहिए। ये ओवरटली, ये कोई कोवर्टली ऑपरेशन थोड़े है, गोपनीय अभियान बिल्कुल सेना का। आप वो ओवरटली करिए, आप सामने बिठाइए दोनों को, कांग्रेस और तेजस्वी यादव भी बैठे और सब लोग सामने करिए। तस्वीरें आनी चाहिए, जैसे शहाबुद्दीन की बिल्कुल। फैमिली के साथ तस्वीरें आई ना, आप जी। तस्वीरें आनी चाहिए सामने, लोगों के बीच एक मैसेज जाना चाहिए है। आप हम्म, कंसोलिडेट करिए अपना वोट। जैसे आप कह रहे थे 32% वोट, हम लोग भी मान रहे हैं कि पूरी तरह से एकजुट है, लेकिन एक तरफ वो ऐसी डेंट करने में लगे हुए हैं, दूसरी तरफ आप पप्पू यादव को अपने साथ नहीं लेंगे तो वो पप्पू यादव डेंट करने में लग जाए। तो ये छोटी छोटी चीजें, देखिए अंतर कोई बहुत ज्यादा नहीं रहता है, जी। वोटों का अंतर बहुत ज्यादा नहीं रहता है। पिछली बार तो लगभग बराबरी का मुकाबला हो गया था, 37% वोट मिला एनडीए को और 37% सीटें मिली।
बिल्कुल। एकदम डॉट जितना वोट आया उतने ही प्रतिशत सीटें मिली बिहार विधानसभा की। जी, तो जी, मुकाबला तो इतना नजदीक का हो जाता है, आपको 2-4% वोट से इधर उधर होना है तो आप ये वोट गंवाने का जोखिम नहीं ले सकते। तो इसलिए ये पहला फैक्टर जो तेजस्वी, अगर माफ करिएगा, ओवैसी के फैक्टर को भी अगर निगेट करना है सीमांचल में, उनका जो फैक्टर इमर्ज कर रहा है उसको न्यूट्रलाइज करना है आपको, तो जी, आपकी सबसे वहां बड़ी पूंजी पप्पू यादव है। या आप उनको बिल्कुल। वहां उनको साथ लीजिए, वो उनके फैक्टर को निगेट कर सकते हैं, उनके फैक्टर को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। मुसलमानों के बीच में ये मैसेज जाना चाहिए है कि जी, हम एकजुट हैं और जीत के सरकार बनाने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा मैसेज है, इसका बड़ा साइकोलॉजिकल बिल्कुल, असर होता है बिल्कुल। जनरल। आगे चलते हैं। जी, बिल्कुल। ये असर तो होगा। देखिए, आगे चलते हैं। खबर यह भी है इंडिया ब्लॉक से कि जो कल बैठक हुई है, या बैठक के इतर जो बंद कमरे में बातचीत हो रही है कि आरजेडी और कांग्रेस ने, मूल रूप से आरजेडी ने अपने सहयोगी मुकेश सहनी से भी कहा है कि आप भी अपनी सीटों की सूची सौंप दीजिए। आप किन किन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं यह बताइए, ताकि हम व्यवस्था कर पाए और देख पाए कहां और कैसे। और आरजेडी ने पूरे बिहार में एक फिर से सर्वे कराने का काम शुरू किया है, ताकि जो आरजेडी के दावेदार हैं, जो कांग्रेस के दावेदार हैं, कृष्णा अलवारू से भी मेरी दिल्ली में मुलाकात हुई थी, वह भी कह रहे थे कि देखिए, चुनाव तो साथ ही लड़ेंगे, चुनाव अलग अलग लड़ने का सवाल नहीं है, लेकिन कोशिश यह है कि एनडीए को हराने के लिए चुनाव लड़ा जाए। तो मुकेश सहनी के यहां भी दरबार अब सजने लगा है, और क्योंकि सबको लग रहा है कि इंडिया ब्लॉक में मुकेश सहनी का वजन इधर के दिनों में बढ़ा हुआ है। अजीत जी। है, बढ़ा हुआ है। उनके पास एक ऐसा वोट है जो जो इंडिया ब्लॉक का वोट नहीं है ट्रेडिशनली। बिल्कुल। मतलब अगर वो जिस वोट की राजनीति करते हैं वो वोट ले आते हैं एनडीए के तरफ से तोड़ करके, तो वो उसका डबल इम्पैक्ट होगा, उसका दोहरा असर आधे होगा। भी ले आए, आधे भी ले आए तब आधे भी। भी है, अब वो जी, जितना ले आएंगे उसका दुगना इम्पैक्ट होगा। अगर वो 3% वोट ले आएंगे तो 6% का डैमेज होगा एनडीए जी, को, और 6% का गेन होगा इंडिया ब्लॉक को। तो इसलिए उनकी पूछ पड़ी है, क्योंकि वो ईबीसी की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ा वर्ग अपना बताते हैं अपने समूह को, अपनी जातीय, अपना जो जातीय समूह जिसकी उपजातियां हैं। तो और वो ट्रेडिशनली वोट करता रहा है बीजेपी को, जेडीयू को, उस वोट को ले आना है उनको। तो इसलिए कांग्रेस की इतनी पूछ इसलिए नहीं हो रही है, मान लीजिए नहीं होगी, या रिस्क ले भी सकते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि दोनों का वोट एक है, कांग्रेस और आरजेडी का वोट एक है, दोनों का वोट एक है। वो वोट आरजेडी, वो बीजेपी या जेडीयू का वोट नहीं है, मुकेश सहनी का वोट जो एनडीए का वोट है। इसलिए एक तो उनकी पूछ है। दूसरे, वो अभी तक एक कमिटमेंट दिखा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में साथ लड़े, 3 सीटें मिली, तब भी वो लड़े साथ में, और उसके बाद 1 साल अब होने जा रहा है वो है साथ में, मोटे तौर पर आरजेडी और इंडिया ब्लॉक के साथ हैं। उन्होंने कोई दूसरा रास्ता अभी नहीं लिया है। उनको भी एक लग रहा है कि तेजस्वी यादव के तो साथ हैं, जो खुलेआम कह रहे हैं कि नहीं, तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल, ये वो भी कह रहे हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे और हम मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये जो बॉन्डिंग है दोनों की, दोनों का कमिटमेंट है एक दूसरे के प्रति, और एक दूसरे की मदद करने का जो भाव है, उससे उनका वजन बढ़ा हुआ है। लेकिन असली संख्या क्या है, सीटों का, नंबर ऑफ सीट्स का है। देखिए, लिस्ट तो वो देंगे 60 आदमी की, 60 सीटों की लिस्ट देंगे, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स कैसे तय होंगे? ये ठीक है कि उनके यहाँ अब इसके बाद आप देखिएगा, जब वो रैलियों में जाएंगे या अपना कोई कार्यक्रम करेंगे तो उसमें ज्यादा भीड़ जुटेगी, क्योंकि अब वो सीटों की तैयारी हो रही है, संभावित उम्मीदवार देखे जा रहे हैं, तो जितने संभावित उम्मीदवार हैं वो भीड़ जुटाएंगे। लेकिन अब ये जो अंदर खाने से खबर ये आई कि मान लीजिए कि कहा गया कि कांग्रेस को हम 40 सीट देंगे, मान लीजिए आरजेडी कह रही है कि 40 सीट देंगे, ये बात खबर आई कि 40 सीट कांग्रेस को देने की बात हो रही है। तो अब इसका मतलब कि सीटों की भी बहुत हार्ड बार्गेनिंग शुरू हो गई है। आरजेडी ने 40 सीट से शुरू किया है, जो 2015 का आधार सीट, नंबर ऑफ सीट जिसको मानेंगे, 43 सीट पर उस समय लड़ी थी कांग्रेस। तो उसको आधार बना के कहा कि 40 लड़ेंगे, और कांग्रेस 70 से शुरू करेगी। तो बीच में कहीं बात बननी है, 50 सीट के आसपास बने, 45-50 जितना पर बने। उसी तरह से 60 पर शुरू करेंगे मुकेश सहनी, और 25 से इधर से शुरू किया गया है, या 25 की हरी झंडी है। तो अब जहां जाकर के बात रुके, तो ये सीटों का बंटवारा भी अर्ली हो जाए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर ग्राउंड पर आपको समन्वय बनाने में, एकजुटता बनाने में, अपने लोगों को मैसेज देने में, सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक दूसरे के लिए ले आने में। देखिए, आज के तारीख में चुनाव जीतने का, बीजेपी के लिए लोग कहते हैं बीजेपी चुनाव जीत जाती, 10 तरह के आरोप लगाते हैं चुनाव आयोग पर, तो ईवीएम पर। कोई आदमी उसके पीछे बीजेपी की तैयारियां नहीं देखता है। कोई ये नहीं देखता है कि आज जितने कमिटेड कार्यकर्ता बीजेपी के पास है, उतना दूसरा किसी के पास नहीं। बीजेपी क्या कार्यकर्ता, एक तो आइडियोलॉजिकल लेवल पर कमिटमेंट है, दूसरा आरएसएस की वजह से उसके पास एक वर्कफोर्स है, बहुत बड़ा, कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज है। आपके पास नहीं है। आपके पास कैंडिडेट के साथ कुछ, नेता के साथ, कैंडिडेट के साथ कुछ वर्कर्स आते हैं,
आरजेडी के पास तो थोड़ा बहुत है भी, लेकिन बाकी लोगों को अभी बनाना है। वो तब बनेगा जब तीनों चारों पार्टियां अभी एक साथ हो। लेफ्ट के पास वर्कर हैं, तो लेफ्ट के साथ वीआईपी का, कांग्रेस का, आरजेडी का, सबका अलायंस बने, कार्यकर्ताओं की मीटिंग बिल्कुल साथ में निकले, तो ये तब होगा जब सीटें तय हो जाएंगी। सीपीआई एमएल की सीटें बढ़ानी है ज्ञानेश्वर जी, आपको पता है। बिल्कुल कांग्रेस की सीट कम होनी है, नया अलायंस पार्टनर है, उनको एडजस्ट कर रहा है मुकेश सहनी को, तो ये सब सीटों के बंटवारे की बात शुरू कर दी, ये अच्छी बात और है। आप बीजेपी की बात कर रहे हैं अजीत जी, जब कार्यक्रम हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके कुछ ही देर पहले बीजेपी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और देखिए पिछले महीने राजीव प्रताप रूडी ने छत्रियों का एक सम्मेलन कराया भी, आपने देखा, सबने देखा, और हमने उस मीटिंग का हवाला भी दिया था जिसमें मैं भी शामिल था। मैं भोज में शामिल था, मीटिंग में नहीं शामिल था, जो संजय जायसवाल के घर पर जेपी नड्डा ने की थी, और हमने कहा था कि जाति पकड़ लो, इसका इशारा किया गया है। तो राजीव प्रताप रूडी ने करा दिया, पता नहीं उससे संतुष्टि मिली, नहीं मिली, कम मिली, अधिक मिली। अभी हमने देखा कि बीजेपी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें नीरज कुमार बबलू, जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। राघवेंद्र प्रताप सिंह और दूसरे जो राजपूत विधायक हैं वो बैठे हुए थे, और कहा गया कि 9 मई को फिर से पटना के बापू सभागार में महाराणा प्रताप के नाम पर एक कार्यक्रम होगा, जिसे संबोधित करने के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत आएंगे, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजनाथ सिंह भी जुड़ेंगे। तो सोच लीजिए, वहां तैयारी इतनी है माइक्रो लेवल, एक एक जाति को, एक एक जाति की तैयारी हो रही है, वहां बहुत माइक्रो लेवल पर काम हो रहा है, और वर्कर्स का उनके अलायंस बना हुआ है, चूंकि उनका पुराना अलायंस है, तो वर्कर्स के बीच तालमेल बना हुआ है। वो तालमेल इधर बनाने की जरूरत है। इंडिया ब्लॉक में सीटों की बात हो जाए, मुकेश सहनी की सीटें तय होंगी तभी जब कांग्रेस के साथ सीटें तय होंगी। एक एक करके इंडिविजुअल सीट तय करने जाइएगा तो वो उसमें तो मामला रायता फैल सकता है। आप सारी पार्टियों को बैठा करके और वस्तु स्थिति सामने रख के, वस्तु स्थिति बता करके, ओपन होकर के तेजस्वी यादव ओपन होकर के जितना बात करेंगे, जितना कैंडिड होकर के बात करेंगे। देखिए कई बार दावपेच जहां काम नहीं आता है ना, वहां आपका ओपननेस काम आता है, आपका कैंडिडनेस काम आता है। आप कैंडिड होकर के कहिए ना ईमानदारी से कि भाई ये है और हम लोगों को बीजेपी को हराना है, हम भी अपनी सीटें छोड़ने को तैयार है, कांग्रेस अपनी सीटें छोड़े, और जो डिमांड कर रहे हैं मुकेश सहनी वो भी कम करें, पप्पू यादव को एडजस्ट करें, उनके लोग हैं, अगर वो चुनाव जीत सकते हैं तो आए, वो मजबूत करेंगे इंडिया ब्लॉक को। तो ये ओपन होकर के, ओपन माइंड के साथ बैठ करके अलायंस फाइनल करना चाहिए, सीटों का बंटवारा फाइनल करना चाहिए, क्योंकि बहुत समय नहीं मिलेगा। अभी गर्मी हो गई, अब 42, 44, 45 डिग्री टेम्परेचर होगा ज्ञानेश्वर जी, और उसके बाद बारिश और फिर चुनाव आ जाएगा, तो कब समय मिलेगा नेताओं को अपना कैंपेन करने के लिए, कार्यकर्ताओं के साथ अपना संबंध ठीक करने के लिए, अपना तालमेल बनाने के लिए। तो ये जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करना चाहिए है। वैसी के थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए पप्पू यादव का इस्तेमाल होना चाहिए है, और बाकी कांग्रेस और मुकेश सहनी, इन दोनों को लड़ाने की कोशिश आरजेडी को नहीं करनी चाहिए कि कांग्रेस को कहे कि आप कम करिए, मुकेश सहनी को कहे कि आप ज्यादा मांगिए, एमएल को कहे कि आप ज्यादा मांगिए। ये नहीं, ये सब चीजें तिकड़म ठीक नहीं है। आपको चुनाव लड़ना है, मुख्यमंत्री बनना है तो तिकड़म मत करिए, राजनीति करनी है तो अलग बात है। चलिए, तो देखिए बिहार की राजनीति में तिकड़म करनी है तो कोई और बात नहीं, लेकिन यदि आपको एनडीए से लड़ना है तो एकजुटता दिखानी होगी। लेकिन आप एकजुट रहेंगे कि नहीं रहेंगे यह भी आपको हम बताते रहेंगे, क्योंकि बिहार की खबर क्या है वह तो हम बताते ही हैं, बाकी जो कुछ दिखता है वह आप भी देखते हैं। तो देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।